तरंग की शादी गौतमी से हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे थे। तरंग के परिवार में उसके माता पिता राधिका जी और केशव जी, उसकी शादीशुदा बहन यामिनी, उसका छोटा भाई योगेश और उसकी पत्नी प्रिया थे। परिवार ठीक ठाक चल रहा था, जैसा कि साधारण मिडिल क्लास घरों में होता है। तरंग की बहन यामिनी कभी कभी अपने मायके आया करती थी। तरंग का छोटा भाई योगेश अपनी पत्नी प्रिया के साथ अलग किराए के घर में रहता था। शादी होते ही उसने अपना अलग घर ले लिया था। वैसे भी केशव जी ने कभी अपना घर नहीं खरीदा था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी और गांव की थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद अपने छोटे बेटे योगेश को उसकी मनमाफिक पढ़ाई कराने के लिए बेचकर उसकी पढ़ाई में लगा दी थी। तरंग ने अपनी काबिलियत के बल पर एक अच्छी सरकारी नौकरी पा ली थी, लेकिन योगेश अपनी शादी के तुरंत बाद जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपना किराए का घर लेकर उसमें रहने चला गया। तरंग अपने माता पिता के साथ उसी किराए के घर में रहता था, लेकिन तरंग और गौतमी ने सोच लिया था कि सबसे पहले वे अपना घर खरीदेंगे, क्योंकि जो गलती केशव जी ने की है वह गलती वे नहीं करना चाहते थे। समय बीतने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और फिर घर खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तरंग ने अपनी शादी के कुछ सालों बाद ही अपना घर खरीद लिया था और माता पिता के साथ उसी घर में शिफ्ट हो गया। छोटे भाई योगेश और प्रिया को उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। वे सारी जिम्मेदारियों से किनारा कर चुके थे। बस तीज त्यौहार पर कभी कभी औपचारिकता के लिए हाल चाल पूछने चले जाते थे और यही केशव जी और राधिका जी को अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि हमारे छोटे बेटे बहू कितने अच्छे हैं, वक्त वक्त पर हमारा हालचाल पूछने आते हैं। जबकि जिम्मेदारियां सारी तरंग और गौतमी निभाते थे। वक्त वक्त पर यामिनी भी अपने मायके आती थी, मतलब तरंग और गौतमी के पास, क्योंकि माँ बाप वहीं रहते थे तो वही उसका मायका था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राधिका जी थोड़े कटु स्वभाव की थी और बात बात पर गौतमी को ताना मारा करती थी, लेकिन गौतमी इग्नोर कर देती थी। उसे पता था कि अपने सास ससुर की सेवा तो उसे ही करनी है। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने तो बहुत चालाकी से पहले ही किनारा कर लिया है। बेटी तो खैर ब्याह चुकी है और अपने ससुराल में है, इसलिए वह इग्नोर करके घर परिवार लेकर चलती थी। फालतू का तमाशा करने से कोई फ़ायदा नहीं था और तरंग ने भी उसे मना कर रखा था। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी कभी गौतमी के मन में आता था कि उन्हें तो इस घर परिवार से कभी कुछ मिला ही नहीं। ज़मीन छोटे बेटे के लिए बेची गई, सारी सेविंग बेटी की शादी में लगाई गई, लेकिन फिर भी तरंग बोलता था, कोई बात नहीं, जिसके नसीब में जो होता है उसे उतना ही मिलता है। उन्होंने जो किया वो किया, हम अपना फ़र्ज निभाएंगे। और गौतमी भी इस बात को सही मानती थी और घर परिवार को लेकर चल रही थी। घर लेने के लिए तरंग ने अच्छा खासा लोन ले रखा था, जिसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हर महीने उसकी सैलरी से कट जाता था। इसीलिए घर का खर्चा बहुत हिसाब से चलाना होता था। छोटे भाई से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। माँ बाप के प्रति भी वह अपना कोई फ़र्ज नहीं निभाता था। केशव जी और राधिका जी की सुई दवाई और हर चीज़ की जिम्मेदारियाँ तरंग की ही थी। यामिनी भी कभी कभी आती थी तो बस ताना मारती थी, भाभी तुम मम्मी पापा का ठीक से ख्याल नहीं रख रही हो, उन्हें वक्त पर फल वगैरह नहीं देती हो, देखो कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं। गौतमी नज़रअंदाज कर देती थी। जितना बन पड़ रहा है वह उतना करती थी, लेकिन फिर भी वक्त वक्त पर यामिनी आग में घी लगाने आ जाती थी। कभी कभी गौतमी बोल भी देती थी, अरे दीदी, तो आप ही कुछ फल लेकर आ जाया करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मम्मी जी पापा जी को फल वगैरह नहीं खिला रही हूँ, तो जब आप आती हो खाली हाथ ही आ जाती हो। और हाँ, छोटे देवर जी योगेश जी और प्रिया, उनके भी तो माँ बाप हैं। वह भी कभी नहीं सोचते कि चलो मम्मी पापा से एक बार पूछ ही लें कि उन्हें कुछ खाने का मन तो नहीं कर रहा, क्या उन्हें फल जूस वगैरह चाहिए, क्या उन्हें दवाइयों के लिए कुछ चाहिए। नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो हम ही निभा रहे हैं और ताने भी हम ही सुनते हैं। लेकिन फिर यामिनी और योगेश से बहस होने लगती और गौतमी चुप हो जाती, क्योंकि उसे पता था इस बहस का कोई अंत नहीं होना है। खैर, वक्त ऐसे ही बीत रहा था। गौतमी और तरंग की शादी को करीब 15 साल हो चुके थे। घर का लोन भी तरंग ने लगभग भर दिया था और अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना था। माता पिता भी और बूढ़े हो रहे थे और इसके साथ
अब केशव जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी थी। उम्र का तकाजा था। फिर एक दिन वही हुआ जो होना था। केशव जी इस दुनिया को विदा कर गए। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है। खैर, केशव जी का अंतिम संस्कार गौतमी और तरंग ने पूरे सम्मान के साथ और पूरी जिम्मेदारियों के साथ कर दिया। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब स्थितियां बहुत बदलने वाली थी। केशव जी के जाने के बाद राधिका जी अकेली पड़ गई थी और बेटी यामिनी, छोटा बेटा योगेश और बहू प्रिया उनके कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। भले ही वे कोई जिम्मेदारियां निभाएं या ना निभाएं, बड़े भाई भाभी के खिलाफ माँ के कान में जहर भरना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ऊपर से राधिका जी ने भी एक नया ड्रामा सीख लिया था, इमोशनल ब्लैकमेल करने का। बात बात पर वह तरंग को ताने मारती थी। हाँ हाँ, तेरे पापा नहीं रहे ना, मेरा पति नहीं रहा ना, तो तू तो ऐसी बातें करेगा ही, क्योंकि अब मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मैं अकेली रह गई हूँ ना इस दुनिया में, तो अब मैं किसी से क्या ही उम्मीद करूँ। तरंग इमोशनल हो जाता था। उसे लगता था कि शायद वह माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा है। लेकिन राधिका जी बात बात पर तरंग को इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ती नहीं थी। तरंग परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, उसके खर्चे बढ़ रहे थे। लेकिन राधिका जी हर महीने कोई ना कोई ऐसा काम बता देती जो तरंग की जिम्मेदारियों पर भारी पड़ जाता। उसके हाथ तंग हो जाते और वह मजबूर होकर ना कहता, तो राधिका जी फिर से अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती और तरंग परेशान हो जाता। यह सब कुछ देखकर गौतमी को बहुत गुस्सा आता। कभी कभी वह गुस्से में बोल देती, क्यों, सारी जिम्मेदारियां बड़े बेटे ने ले रखी हैं क्या? क्या हमारे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है? ज़िंदगी भर तो माँ बाप के लिए किया और आज भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहाँ से करें हम? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके एडमिशन के लिए हमें लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन करेगा? क्या हम उनका फ्यूचर इग्नोर कर दें? और फिर राधिका जी तरंग के सामने जाकर अपने इमोशनल ड्रामे दोबारा शुरू कर देती। तेरी बीवी को मेरा खाना पीना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या मैं तेरे बच्चों की पढ़ाई रुकवा रही हूँ? क्या मैं तुम लोगों की ज़िंदगी रोक रही हूँ? इतनी भारी पड़ती हूँ तो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। और पता नहीं क्या क्या बोलकर तरंग को बहुत ज़्यादा परेशान करती। फिर तरंग आकर गौतमी से बोलता, छोड़ दो, मम्मी जो बोलती है बोलने दो, मैं देख रहा हूँ ना, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह लगभग 3 साल का वक्त बीत गया। तरंग का बेटा 17 साल का हो चुका था और 12वीं कर ली थी। अब उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका सिलेक्शन भी हो गया था। फीस के लिए काफ़ी मोटी रकम भरनी पड़ी। बेटा पढ़ने के लिए हॉस्टल जा चुका था। अब तरंग के हाथ बहुत तंग हो चुके थे और वह सच में आर्थिक रूप से बहुत परेशान था। लेकिन फिर भी राधिका जी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उनके ड्रामे बदस्तूर जारी थे, क्योंकि बेटी यामिनी और छोटा बेटा योगेश समय समय पर राधिका जी को बताते रहते थे, अगर ढीली पड़ोगी तो ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लेंगे। तुम्हें जो चाहिए पूरे हक से बोलो। तुम माँ हो, उनके साथ रहती हो, उनके बच्चों के लिए तुमने किया है, हमारे लिए तो तुमने कभी कुछ नहीं किया। हमने अपने बच्चे खुद पाले हैं और उनके बच्चों को तुमने ही शुरू से पाला है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी सेवा करना और तुम्हारी हर मांग को पूरी करना। राधिका जी अपना दिमाग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, बस छोटे बेटे और अपनी बेटी के कहे अनुसार चलती थी। यह नहीं सोचती थी कि उन दोनों ने आखिर क्या जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने तो अपने तीनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। और रही गौतमी और तरंग के बच्चों की बात, तो उन्होंने क्या किया है क्या नहीं, यह तो उनका दिल ही जानता था। लेकिन फिर भी बात वही है, जो सीधा होता है लोग उसे ही दबाते हैं और दबाते ही चले जाते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। और एक दिन ऐसा ही परिणाम सामने आया। राधिका जी ने घर में काफ़ी तमाशा कर रखा था। उनके छोटे भाई के बेटी की शादी थी और उन्होंने तरंग पर दबाव डाल रखा था कि जब मेरे बच्चों की शादी हुई थी तो उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसने यामिनी को, यानी मेरी बेटी को, काफ़ी भारी सोने के झुमके दिए थे उसकी शादी में। तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उसकी बेटी को सोने के झुमके देने का। तरंग ने कहा, माँ, मैं कहाँ से लाऊं? सोना कितना महंगा हो रहा है। ऊपर से आप जितने भारी झुमकों की बात कर रही हैं, वैसे झुमके कम से कम 3 लाख में मिलेंगे। मैं कहाँ से लाऊं? आपको भी पता है, अभी बेटे का एडमिशन करवाया है, वैसे ही मेरे हाथ तंग है। आप अपने पास से कुछ कर सको
तो देख लो, या फिर योगेश और यामिनी से मदद ले लो। इस पर राधिका जी बोली, वाह बेटा, यामिनी से मदद ले लूँ, बेटी से बोल दूँ? अरे तुम्हारे पास रहती हूँ तो तुमसे ही तो बोलूँगी ना, और मैं कहाँ से दे दूँ? मेरे पास क्या है? अब गौतमी भड़क उठी और बोली, क्यों नहीं, आपके पास भी तो सोने के जेवर हैं। उनमें से कोई जेवर बदल कर खरीद कर दे दीजिए अपनी भतीजी को। सोने के झुमके, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां क्यों डाल रही हैं? लेकिन राधिका जी फिर अपने इमोशनल ड्रामे शुरू कर चुकी थी। वाह, अब मेरे पति नहीं रहे तो बेटा बहू मुझे क्यों पूछेंगे? मैं तो वैसे भी तुम लोगों पर बोझ हूँ। मुझे पता है मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे कुछ भी कहकर निकल सकते हो। सच बात है, मेरे पास है ही क्या? अरे मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, वहाँ कम से कम सम्मान की ज़िंदगी तो जी पाऊँगी। अरे तुम्हारे पास रहती हूँ, तुम्हारा खाती हूँ, तो इतनी बातें तुम सुना देते हो। क्यों? मैं योगेश से क्यों मांगूँ? मैं यामिनी से क्यों मांगूँ? क्या मैं उनके साथ रहती हूँ? और पता नहीं क्या क्या बोलकर तरंग को बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर करने लगी राधिका जी। तरंग परेशान हो चुका था। वैसे भी अब उसकी उम्र बढ़ रही थी और उसे हाई बीपी की समस्या भी थी। ऊपर से राधिका जी के रोज़ रोज़ के ड्रामे। तरंग के पास इस बार सच में बिल्कुल पैसे नहीं थे और उसने साफ मना कर दिया, मम्मी आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इस पर राधिका जी बोली, अच्छा तेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी 6 महीने बाद फिर तेरे बेटे की फ़ीस लगेगी, तब कहाँ से लाएगा पैसे? तरंग ने कहा, मम्मी तो आप क्या चाहती हो, मैं बेटे को ना पढ़ाऊँ? अरे कहाँ से लाऊँगा, कैसे लाऊँगा, वह मैं देख लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास सोने के झुमकों के लिए पैसे नहीं हैं। इसके बाद राधिका जी रोज़ रोज़ तरंग को मानसिक रूप से परेशान करने लगी। हाँ हाँ, मेरे भाई की बेटी है ना, भले उसने कुछ भी किया हो हमारे लिए, हमारा क्या फ़र्ज बनता है? अगर तेरे खुद के ससुराल की बात होती तो तू 3 लाख के क्यों 5 लाख के झुमके लेकर देता, लेकिन मेरे मायके की बात है ना, मेरा पति नहीं रहा तो मैं बेटे से क्या ही उम्मीद करूं? और दिन भर बड़बड़ करती रहती। तरंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। गौतमी भी 1-2 बार राधिका जी को डांट चुकी थी, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ, उन्होंने और बड़ा तमाशा कर दिया। इसी बीच यामिनी भी आई थी और उसने अच्छे से राधिका जी के कान भरे। भाई भाभी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अरे जब उन्होंने दिया है तो उन्हें वापस तो देना ही पड़ेगा। तुम्हारी बेइज्जती करवा कर मानेंगे ये लोग, पता नहीं इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगे। माँ की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। और फिर वह वहाँ से चली गई। इस बीच योगेश भी आया, उसने भी कहा, और क्या, अपना घर ले लिया, घर का लोन पूरा हो गया, बच्चे का एडमिशन हो गया, अब ऐसी कोई खास जिम्मेदारी तो है नहीं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे पास होता तो मैं ज़रूर देता, मैंने तो अभी तक घर भी नहीं लिया और मेरे बच्चे अभी छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, दोनों की बहुत ज़्यादा फीस जाती है। राधिका जी बोली, हाँ बेटा, मुझे पता है तेरे पर तो बहुत जिम्मेदारी है, किराए में ही तेरा कितना ज़्यादा पैसा निकल जाता है। जबकि उन्हें यह बात पता ही नहीं थी कि योगेश और प्रिया ने अपना घर खरीद लिया है, जिसे वह आज तक झूठ मूठ किराए का घर बताते रहे थे, वह उनका खुद का घर था। यह बात गौतमी अच्छे से जानती थी। उसने गुस्से में बोल दिया, योगेश तुम किराए के घर में रहते हो? क्या मुझे पता नहीं? योगेश समझ चुका था कि उसकी पोल खुल सकती है, इसलिए वह बात को घुमाते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन राधिका जी इशारे बनाती रहीं और लगातार तरंग को टॉर्चर देती रही। तरंग का बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था, ऊपर से लगातार राधिका जी की ज़ुबान कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, जिसे तरंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन गुस्से में उसने बहुत ज़ोर से रिएक्ट किया, माँ अब बस करो, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग फट जाएगा। उसने बहुत ज़ोर से अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया था। शायद अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और बस यही वह पल था जब सब कुछ बर्बाद होने वाला था। राधिका जी शुरू हो गई, हाँ हाँ, इसी दिन के लिए तो तुझे जन्म दिया था कि तू मेरे ऊपर चिल्लाए, मेरे साथ बदतमीज़ी करे। इससे तो अच्छा मैं वृद्धाश्रम में चली जाऊं, या तो जब तेरे पापा गए थे उनके साथ मुझे भी चले जाना चाहिए था। मुझे पता है पति के चले जाने के बाद औरत का कोई सम्मान नहीं होता, उसे जानवरों की तरह ज़िंदगी जीनी पड़ती है। और पता नहीं क्या क्या तरंग को लगातार कहती रही। तरंग का बीपी वैसे भी हाई था, ऊपर से माँ की ये बातें, उसे आत्मग्लानि होने लगी कि सचमुच आज उसने बहुत गलत कर दिया।
उसका बीपी और बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ और वह तड़प कर वहीं गिर पड़ा। दर्द से वह बेहोश होने लगा। गौतमी घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तरंग को सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन तब तक तरंग की सांसें रुक चुकी थीं। डॉक्टर जब तक आया, तरंग इस दुनिया से जा चुका था। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक था और इतना तेज़ कि बिल्कुल मौका नहीं मिला इन्हें बचाने का। देखते ही देखते गौतमी की पूरी दुनिया एकाएक उजड़ गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सब कुछ खत्म हो गया। राधिका जी हैरान और बदहवास सी बैठी थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके इस ड्रामे का यह असर होगा, क्योंकि तरंग अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। वह एक पुरुष था, रिएक्ट कम करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे दुख नहीं होता था। और जब पहली बार उसने रिएक्ट किया तो माँ ने इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर कर दिया कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई। गौतमी खामोश हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी सास ने उसके पति को उससे छीन लिया था उसके सामने। वह राधिका जी को अच्छे से जानती थी। खैर, तरंग की अंतिम क्रिया हो चुकी थी और गौतमी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। अंतिम क्रिया के अगले ही दिन गौतमी ने राधिका जी का सारा सामान उनके कमरे से निकालकर फेंकना शुरू कर दिया और बोली, निकल मेरे घर से बाहर, अभी का अभी निकल मेरे घर से बाहर। राधिका जी हैरान थी। बहू, ये तो क्या बोल रही है? गौतमी बोली, अरे कौन सी बहू, कैसी माँ है तू? खा गई अपने बेटे को। अरे तेरा पति इस दुनिया से चला गया तो इसका मतलब तू ये चाहती है कि सबका पति इस दुनिया से चला जाए? अरे तूने वो करके दिखा दिया। कैसी माँ है तू? माँ के नाम पर कलंक है तू। हमेशा बेटे को इमोशनल टॉर्चर किया, उसे इतना परेशान किया कि वह अंदर ही अंदर घुटने लगा और उसका अंजाम ये हुआ कि मेरा सुहाग उजड़ गया। अरे कैसी माँ है तू कि अपने ही बेटे को अपने ड्रामे में खा गई। अभी का अभी मेरे घर से बाहर निकल, नहीं तो जूते मारकर निकालूंगी तुझे। तब भी योगेश और यामिनी वहाँ आ गए। यामिनी बोली, भाभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसे बात करने की? गौतमी चिल्लाई, निकलो सबके सब मेरे घर से बाहर, तुरंत निकलो, नहीं तो सिर्फ इन्हें नहीं तुम लोगों को भी धक्के मारकर और जूते मारकर यहाँ से निकालूंगी। बाहर निकलो यहाँ से। योगेश और यामिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि गौतमी ऐसे बात कर सकती है। गौतमी ने राधिका जी को धक्का देना शुरू कर दिया था और साथ ही उनका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अड़ोस पड़ोस के लोग सब देख रहे थे। यामिनी बोली, भाभी आपकी जिम्मेदारी बनती है माँ की सेवा करने की, आप इस तरह से उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। गौतमी बोली, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इस औरत ने मेरा पति को खा लिया और तुम्हें लगता है मैं इसकी सेवा करूंगी? मेरा तो दिल कर रहा है इसे यहीं चप्पलों से मारूं। कैसी माँ है ये? माँ के नाम पर कलंक है। इसने अपने बेटे को खाया है सिर्फ अपने इमोशनल ड्रामों के चक्कर में, ताकि हर वक्त बेटे को ब्लैकमेल करके रख सके। राधिका जी ने कहा, मैं पुलिस में तेरी शिकायत करूंगी, तुम मुझे इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकती। गौतमी बोली, जाओ जहाँ जाना है जाओ, देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता है। तुरंत का तुरंत मेरे घर से बाहर निकलो और अपनी ये मनुष्य शक्ल दोबारा मुझे दिखाना मत। डायन भी कम से कम अपने बच्चे नहीं खाती, तू तो इतनी बड़ी डायन है कि अपने ही बच्चे को खा गई। चल निकल यहाँ से। राधिका जी को समझ में आ चुका था कि गौतमी अब कुछ भी नहीं सुनने वाली। शायद वह अपनी जगह पर सही भी थी और राधिका जी को भी कहीं ना कहीं यह एहसास था कि तरंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार है। उन्होंने तरंग को मानसिक रूप से परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जिसका नतीजा यह हुआ था कि तरंग इस दुनिया से ही चला गया। गौतमी पूरी तरह से पत्थर की हो चुकी थी। उसने कहा, और आगे से मेरे घर में ना तुझे आने की ज़रूरत है ना तेरे इन दोनों सप्पोलों को। जहाँ जहाँ रहना है जाकर रह, जहाँ जाना है जा, और जिसके पास मेरी शिकायत करनी है कर। पड़ोसी भी देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गौतमी के घर की परिस्थितियाँ सब जानते थे और राधिका जी का व्यवहार भी सब जानते थे। साथ ही सब यह भी जानते थे कि आज तक तरंग ने हर जिम्मेदारी अकेले निभाई थी, ना कि उसके भाई या बहन ने कभी कोई मदद की थी। और उसका फल उसे यह मिला कि अपने बीवी बच्चों को बीच मझधार में छोड़कर उसे जाना पड़ा। इसलिए सारे पड़ोसी खामोश थे, क्योंकि गौतमी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। राधिका जी उम्मीद भरी नज़रों से योगेश की तरफ देख रही थी। योगेश बोला, माँ अब क्या कर सकते हैं?
भाभी तुम्हें रखने को तैयार नहीं, और यह घर उनके नाम पर है, उनका घर है, तो तुम्हारा कोई कानूनी हक भी नहीं बनता। और पुलिस में जाओगी तो बात बढ़ेगी, क्या ही कहोगी? क्योंकि योगेश को पता था कि अगर पुलिस आएगी तो सबसे पहले उसी से सवाल जवाब करेगी। फिर योगेश ने बोला, माँ, मेरा घर तो छोटा सा है और वह भी किराए का। मैं अपने ही खर्चे नहीं चला पाता, तुम्हारे खर्चे कहाँ से उठा पाऊँगा? राधिका जी हैरान थी। जन्म तो उन्होंने 3 बच्चों को दिया था और जिम्मेदारी आज तक सिर्फ एक बेटे ने उठाई, और उसे भी उन्होंने इतना परेशान कर दिया कि वह इस दुनिया से ही चला गया। उन्होंने बेटी की तरफ देखा। बेटी बोली, माँ, मैं तो अपने ससुराल की हो चुकी हूँ। मैं अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ तुम्हें अपने साथ लेकर कैसे जा सकती हूँ? राधिका जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। गौतमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। राधिका जी तरंग को याद करके आंखों में आंसू लिए सोच रही थी, काश उन्होंने तरंग को कभी समझा होता। जिस बेटे ने हमेशा माँ की इतनी इज्जत की, माँ के लिए हर पल खड़ा रहा, उसी बेटे को उन्होंने इतना परेशान किया कि शायद वह अपनी ज़िंदगी से हार गया। कितना बड़ा पाप हो चुका था उनसे। और गौतमी, अब तो वह इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, पर्दे चढ़ा लिए, ताकि इन लोगों की छाया भी उसके और उसके बच्चों के ऊपर ना पड़े। राधिका जी चुपचाप वहीं खड़ी थी। योगेश बोला, माँ, तुम्हें किसी वृद्धाश्रम में रखवा देता हूँ, वहाँ तुम आराम से रहना, और कोई उपाय नहीं है। राधिका जी भी क्या कर सकती थी? उन्हें पता था योगेश तरंग नहीं है जो उनकी इमोशनल बातों में आ जाएगा और उन्हें अपने साथ ले जाएगा। योगेश ने राधिका जी को एक वृद्धाश्रम में रखवा दिया। वैसे भी उनके पास अब था ही क्या? तरंग और गौतमी से छुपाकर उन्होंने अपने जो थोड़े बहुत जेवर थे वह भी अपनी बेटी यामिनी और बेटे योगेश को दे दिए थे। पूरी तरह से खाली हो चुकी थी वह, और अब उनका सम्मान करने वाला बेटा भी इस दुनिया से उनके खुद की वजह से जा चुका था। गौतमी को तरंग की नौकरी मिल गई थी, उसने अपना घर परिवार संभाल लिया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सहारा छूट चुका था। उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था, अपनी माँ की वजह से। उसे बार बार बस यही लगता था, क्या अगर उनके पति इस दुनिया से चले गए थे तो उसमें उसका दोष था? उस एक बात को लेकर अपने बेटे को उन्होंने इतना परेशान किया, इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया कि बेटा भी इस दुनिया से चला गया, तो क्या उन्हें संतुष्टि मिल गई? गौतमी के रोम रोम से राधिका जी, योगेश और यामिनी के लिए सिर्फ बद्दुआएं निकलती थीं, और वह रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसके दिल से जो बद्दुआएं निकल रही हैं वह उन्हें ज़रूर लगे। और शायद इस बार गौतमी के दिल से सच में बहुत बड़ी बद्दुआ निकली थी, क्योंकि उसका पूरा परिवार बिखेर दिया था इन लोगों ने। कुछ समय बाद योगेश को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी। उसने अपने कंपनी में 25 लाख रुपयों का गबन किया था, और शायद अब वह जेल से बाहर आ भी नहीं पाता, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी थी और वह किसी भी कीमत पर उसे बाहर आने नहीं देती। उधर यामिनी को एकाएक कुष्ठ रोग की समस्या शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वह लोगों से छिपती फिरती थी। इलाज करवा रही थी, पर दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं शायद उसे लग रहा था यह उसके कुकर्मों की सज़ा है। उसने माँ को भड़काने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से माँ घर में तमाशा करती रहती थी और तरंग इस दुनिया से चला गया था। अभी यामिनी के अपने परिवार वाले उससे दूर रहते थे। वहीं राधिका जी वृद्धाश्रम में भी चैन से नहीं थी। वहाँ यह बात फैल चुकी थी कि इन्होंने अपने बेटे को मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ के सारे बुजुर्ग उन्हें ताने मारते थे, हम तो अपने बेटे बहू के सताए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हैं, लेकिन तुम तो ऐसी औरत हो जो अपने बेटे को खाकर यहाँ आई हो, तुम्हें तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं। राधिका जी इसी ग्लानि में पड़ी पड़ी बिल्कुल लाचार हो चुकी थी। ना वक्त पर खाना खाती थी, ना दवाइयाँ लेती थी। वैसे भी वह वृद्धाश्रम एक सरकारी वृद्धाश्रम था, जहाँ कुछ खास सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। वह कुछ लोगों के चंदे पर चलता था, और वहाँ के वृद्ध खुद भी कुछ काम करके अपने आय का स्रोत निकालते थे। राधिका जी को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें पता चल चुका था कि तरंग इस दुनिया से चला गया, योगेश और यामिनी के साथ क्या हुआ, और अब उनसे मिलने भी कोई नहीं आता। कुछ ही महीनों के बाद राधिका जी भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके शरीर की अंतिम क्रिया करने वाला भी कोई नहीं था। उनका बेटा जेल में था, और किसी को कोई परवाह नहीं थी कि इस बारे में बात करके उनके बेटे को बुलाया जाए। गौतमी को उनसे कोई लेना देना नहीं था, और एक गुमनाम की तरह
उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौतमी अपना परिवार संभालने के लिए हर दिन मेहनत कर रही थी, लेकिन तरंग की कमी उसे जीवन भर रहने वाली थी। एक माँ ने अपने बेटे को इस हाल में पहुंचा दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। यह सोचकर ही गौतमी की आंखों में आंसू आ जाते थे। वह अक्सर सोचती थी, काश तरंग ने शुरुआत में ही अपनी बात रखी होती और मुझे भी बोलने दिया होता, तो शायद यह दिन नहीं आता और हमारा परिवार इस तरह से नहीं बिखरता। दोस्तों, क्या गौतमी ने सही निर्णय लिया अपनी सास को धक्के मारकर उस घर से बाहर निकालने का, या फिर उसे यह सोचना चाहिए था कि यह तो विधि का विधान है और जो होना है वह तो होकर ही रहता है। इसके लिए वह किसी को दोष नहीं दे सकती। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।